Good afternoon, student. Welcome back to my science class. So, in this previous class, we are discussed only introductory session. Okay. Now we are going to discuss in detail this chapter number 1, chemical reactions and equations. तो इसमें हमने जो है सबसे पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है उसको हमने दिया था कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मतलब जब दो कोई भी थिंग्स हैं उनके बीच में रिएक्शंस होंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा कि उनके बीच में रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जैसे उनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देख कर लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा यहाँ पर रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से एक नई चीज़ जनरेट हुई है, जिसे देखकर हम कहेंगे कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और एक हमारा होता है फिजिकल रिएक्शन या फिर फिजिकल चेंजेस कहते हैं जिसको, जिसे हम जो है डायरेक्टली देख सकते हैं और देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये फिजिकली इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया। अब हम आज जो है इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है कि एक मैग्नीशियम है, छोटा सा मैग्नीशियम का रिबन, जिससे हम यहाँ पर जलाएंगे और जलाने के बाद देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है जैसे जलता है तो जलने के बाद वो क्या है, कुछ प्रोडक्ट छोड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें जो है रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होने से जो है वो प्रोडक्ट छोड़ रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट के बाद जलेगा तो ऑब्वियसली कुछ गैस भी रिलीज होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है गैसियस फॉर्म में भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा और कुछ सॉलिड फॉर्म में भी। तो यहाँ जो है दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस तरह का जो रिएक्शन है इसे हम सिंपल जो है अपने डेली लाइफ में जैसे हम देखते हैं उससे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे हमारा जो है क्या, लकड़ी, जैसे सूखी लकड़ी है उसे जैसे ही हम जलाते हैं तो जलाने से जो है लकड़ी जल रहा है और जलने के बाद जो है धुआं निकलता है, और धुआं निकलने के साथ ही लकड़ी जो है हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी जलने के बाद किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे ही लकड़ी जलता है तो जलने के साथ साथ वो दो तरह से प्रोडक्ट जनरेट करेगा। एक तो गैसियस प्रोडक्ट और दूसरा है हमारा सॉलिड प्रोडक्ट। जैसे कि गैसियस हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है गैस, और अगर सॉलिड फॉर्म की बात करें तो सॉलिड में हमारा होता है एस, या फिर हमारा जो कोल होता है वो बनता है ना। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। वैसे यहाँ पर रिबन के केस में भी हो रहा है, जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है उसके केस में, कि मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने से क्या हो रहा है, वो जो है उससे एक गैस निकलेगा और साथ में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ये क्या है, ये सॉलिड मटेरियल जो हमारा एस है ये हमारा जनरेट हो रहा है ना, जिसको हम कहते हैं क्या, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर ये बनेगा, जिसे कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे इसी के बारे में बताया है कि ये जो यहाँ पर छोटी सी एक्टिविटी है इसमें हमने इतने सारे रिएक्शन किए हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम लिखते हैं ना रिजल्ट कि हम किस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, वैसा ही ये छोटा सा कंक्लूजन यहाँ बताया हुआ है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। देखो जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जैसे जला रहे हैं तो वो जो है वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो पाउडर हमारा क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। देखो वही बात आ गई कि ये जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होता है जिससे जो है ये वाइट पाउडर बना है, जिसे हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारी दूसरी एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है जिसे हमें छोटे से टेस्ट ट्यूब में लेना है। अब इसमें क्या करना है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन टू दिस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब देखो जैसे हमने पहले जो एक्टिविटी थी उसको हमने किया तो उसमें जो है मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे तो उससे रिएक्शन हो रहा था। अब यहाँ पर हमें जो है नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसमें जो है हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो क्या होता है, इसके बारे में हम कंक्लूजन देखेंगे कि क्या होता है इसमें। और उसके बाद फिर दूसरी एक्टिविटी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है जैसे हमने दूसरी
एक्टिविटी बताई कि जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो उससे जो है क्या एक सॉलिड मटेरियल बन गया अपना वाइट पाउडर, जिसे हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा जिससे जो है एक नया प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ये हमें बताना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 अपना जो 1.3 है, इसमें क्या कह रहा है कि हमें जो है कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ये हमें लेना है। और लेने के बाद हमें जो है इस जिंक में हमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमें ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए एक बात यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें क्या ध्यान रखना है। जब भी हम कभी एसिडिक मटेरियल जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसको हम छूते हैं तो हमें जो है बहुत ही केयरफुली हमें अपने हाथ में ग्लव्स लगा लेने चाहिए, उससे हमें छूना चाहिए। या फिर ग्लव्स के अलावा जैसे अगर कोई छोटी सी उसमें फ्लास्क में रखा हुआ है तो हमें एक होल्डर होता है, उस होल्डर से पकड़कर हमें जो है उस एसिड को किसी दूसरे मटेरियल में डालना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर मिक्स करने के लिए उसे जो है अपने ऐसे नॉर्मल हाथों से नहीं छूना चाहिए क्योंकि एसिड है, हमारा हाथ बर्न हो सकता है इसीलिए। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है कि जिंक में हम जो जिंक का छोटा छोटा पीस है उस पीस में हम क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। तो उससे जो है हमें कौन से रिएक्शंस मिलेंगे या फिर हमें कौन सा नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो कह रहा है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। अब आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं कि इन जिंक ग्रेन्यूल के साथ क्या होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर। अब देखो जिस फ्लास्क में हम जो है जिंक ग्रेन्यूल रखे हैं, जिंक के टुकड़े रखे हुए हैं, उस फ्लास्क में हमें एसिड डालना है। तो एसिड डालने के बाद हम देखेंगे कि वो फ्लास्क के जो टेम्परेचर उसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके अंदर जो रखा हुआ ग्रेन्यूल्स है जिंक वाले उसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये कॉनिकल फ्लास्क है, कोन के शेप में होता है ना, इसीलिए इसे कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। और ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है ग्लास ट्यूब, फिर यहाँ पर जो है कॉर्क लगा हुआ है, लकड़ी वाला वुडन कॉर्क, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। हम अपना ये जिंक ग्रेन्यूल है, उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये अपना कॉनिकल फ्लास्क है, और ये हमारा ये रॉड है ग्लास रॉड, ठीक है, और ये हमारा कॉर्क, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो है जो रिएक्शन हो रहे हैं इसके बारे में हमें बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमें क्या प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या हो रहा है इसको हमें बताना है। फ्रॉम द above 3 activities we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has take place। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ जो किए हैं उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के केमिकल रिएक्शंस मिले हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताइए कि ये क्या कह रहा है कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए हमें क्या मिला इन ऑब्जर्वेशन से, उनकी जो स्टेट मतलब उनका जो फेज़ था, पहले वो क्या थे सॉलिड में रहे होंगे, तो उनका जो स्टेट है वो चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया, गैसेस टू मतलब ये कह सकते हैं सॉलिड टू गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, है ना। और फिर कलर में भी चेंज हो गया, और कुछ गैस इवॉल्व हुआ है वहाँ पर, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर गैस जनरेट हुआ। और टेम्परेचर भी चेंज हो गया, शायद हो सकता है पहले वहाँ पर टेम्परेचर जो है कैसा रहा होगा, कोल्ड रहा होगा, पर उसके बाद जैसे ही रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद वो जो फ्लास्क है वो गर्म हो गया होगा, है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एज वी ऑब्जर्व विद द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। मतलब ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं जनरली अपने आसपास बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, तो उन रिएक्शन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस करने में हमारा जो थॉट है वो बहुत लंबा चला जाता है, तो उस थॉट को जो है शॉर्ट फॉर्म में
उस थॉट को जो है शॉर्ट फॉर्म में हम किसी को बता सकें, इसको जो है हमें सिंबॉलिक वर्ड में हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इन केमिकल इक्वेशन को जो है मतलब ये कह सकते हैं कि इन केमिकल इक्वेशन के थ्रू ही हम अपने जो एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसे हम डायरेक्टली मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में हम किसी को जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि केमिकल रिएक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब उनको हम सभी को बता नहीं सकते, इसलिए उस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब वो कैसे करते हैं इसको हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन, तो यही हमारा मेन पॉइंट है कि हम इस चैप्टर में इसी केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो केमिकल इक्वेशन एक सिंपल और सटीक तरीका है अपने केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। कि हम जो है किसी चीज़ को बताते हैं तो हम बहुत ही लंबे तरीके से बता देते हैं, मतलब बहुत वास्ट वे में, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो है सिंबॉलिक वे में हम इजीली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि जो सामने वाला है वो इजीली किसी चीज़ को समझ जाता है। तो इससे ही हम कह रहे हैं केमिकल इक्वेशंस। जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको हम वर्ड्स को जो है हम क्या जो लेटर के सिंबल्स होते हैं उनके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें केमिकल इक्वेशंस में दो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन के, तो देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस आखिर है क्या। तो ये हमारा जो जनरली है ये क्या है, ये पूरा ये केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा बीच में है एरो, जिसकी पहली तरफ अगर हम देखें लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में जो हमारे क्या हैं, हमारे ये दोनों रिएक्टेंट हैं। और राइट साइड की बात करें, जो हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट है, और ये हमारा है अपना लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट होते हैं उनको जो है हम उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसके बीच में जो हम क्या है, ये एरो हमारा लगा हुआ है। तो एरो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो इसलिए बताते हैं कि ये डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है कि रिएक्शन के बाद कुछ प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा उस तरह। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में जो है ये प्रोडक्ट अपने यहाँ पर निकल के आते हैं, ये प्रोडक्ट जो बने हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को भी हम इनके बीच में प्लस का साइन लगाकर हम इसे शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक वर्ड इक्वेशन है जो कि हमारे जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इसको वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन, जिसको हम जो इक्वेशंस के थ्रू शो कर रहे हैं। और इसमें बात आ गई किसकी, लेफ्ट हैंड साइड एरो के, और एरो के राइट हैंड साइड की बात आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा होगा रिएक्टेंट, जिनके बीच में दोनों के बीच में प्लस चार्ज होगा। वैसे ही राइट हैंड साइड में हमारा होता है प्रोडक्ट, जो कि रिएक्शन के बाद जनरेट हुआ है। और इन दोनों प्रोडक्ट के मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उनके बीच में हमेशा प्लस का साइन रहता है। ठीक है, इसके थ्रू हम जो है केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन कि हम किस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं। और केमिकल इक्वेशन लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है हमारे थॉट को एक शॉर्ट वे में एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ताकि हम जो है जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में बता सकें, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें, उसके लिए ये केमिकल इक्वेशंस होते हैं। अब इस केमिकल इक्वेशन के लिए जो हम इक्वेशंस यहाँ लिखते हैं उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो इक्वेशंस होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, कि किस तरह के होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।